हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि हम अपने विलेज एरियाज को कैसे डेवलप करें। तो जब हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की, तो रूरल डेवलपमेंट क्या है कि रूरल एरियाज को आपको डेवलप करना है इन द फॉर्म ऑफ सोशली करना है और इकोनॉमिकली करना है। सोशली एंड इकोनॉमिकली जब हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं हाउ टू डेवलप द रूरल एरियाज, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे रूरल डेवलपमेंट। अब आपने कहा सर रूरल डेवलपमेंट की इतनी जरूरत क्या है? क्योंकि अभी भी हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मोर देन नियर बाय अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन जो है स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। मतलब जो उनका लाइवलीहुड का सोर्स है वो दैट इज एग्रीकल्चर, बट उनका जो अर्निंग है वो काफी कम है। इफ वी कंपेयर द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर वी विल फाउंड कि जो अर्निंग है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की अर्निंग है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली। इफ वी कंपेयर द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर, सबसे ज्यादा जो अर्निंग है वो सर्विस सेक्टर में। तो इसलिए भी जरूरत है कि हम अपने जो विलेज एरियाज को डेवलप करें, वहां के जो लोगों की अर्निंग को बढ़ाएं। तो दूसरा एक रीजन है कि हम रूरल एरियाज को क्यों डेवलप करें। द अनदर रीजन इज कि भी आपका जो इंडस्ट्रीज है जिसको हमें डेवलप करना है, उस इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल भी कहां से आता है? एग्रीकल्चर से। तो दैट इज अगेन रिक्वायर्ड। अब बात आती है कि इसके जो चैलेंजेस क्या हैं। अगर आपको रूरल एरियाज को डेवलप करना है तो सबसे मेन चैलेंज क्या है? दैट इज रूरल क्रेडिट। अब रूरल क्रेडिट तीन टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्या? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म है अप टू 12 मंथ्स, मीडियम टर्म कौन सा हो जाएगा? 1 ईयर टू 5 ईयर्स एंड अबव 5 ईयर्स दैट इज व्हाट कॉल्ड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट इज, अगर हम बात करते हैं कि भी सोर्सेज कहां से आएगा, पैसा आएगा कहां से, पॉइंट ये है। तो दो सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। आपने कहा सर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या हैं? इंस्टीट्यूशनल बताइए क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशनल लाइक बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या रहेंगे? जमींदार, सेठ, साहूकार, लाला, सराफ। दे आर व्हाट? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द फार्मर्स। अब पॉइंट आता है कि जो गवर्नमेंट ने जो आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उसमें कौन कौन लोग लोन प्रोवाइड करेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं, आपके बैंक्स हो सकते हैं, और बैंक्स ने अपनी विलेज ब्रांचेस खोल दिए हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विलेज ब्रांच भी है, ग्रामीण शाखा, विलेज ब्रांच। तो ये लोन प्रोवाइड करते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जो रीजनल रूरल बैंक्स जो एस्टेब्लिश किए गए हैं, ग्रामीण बैंक। इसके अलावा नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड जो है सबसे बड़ा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन प्रोवाइड करता है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। तो दैट इज नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ जरा बता दीजिए। मैंने बताया था आप लोगों को 1982। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। इट इज द एपेक्स बॉडी विच प्रोवाइड लोन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब हमारी बात आती है इसमें कि माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स क्या हैं। तो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स को SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बोला जाता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो अपना ग्रुप बनाती हैं महिलाओं का, और वो अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स को पूल करती हैं, और पूल करने के बाद वो अपने ही मेंबर्स को सस्ते रेट पे लोन प्रोवाइड करती हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड SHGs। तो हमारे कंट्री में इसका एक अपना ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है जिसमें बहुत सस्ते रेट पर लोन अपने ही मेंबर्स को दिए जाते हैं, और विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज, कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ। और गवर्नमेंट भी इनको बहुत सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इससे इक्विटी, इट इज इक्विटी ओरिएंटेड, और मोरओवर जो है ये सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा है रूरल बैंकिंग। विलेज एरियाज के अंदर बैंकिंग पॉसिबल हो रही है धीरे धीरे, बट उसमें कुछ कमियां हैं। कमी क्या है कि कुछ केसेस में तो क्या होता है कि जो लोन प्रोवाइड ही नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स हैं या जो छोटे फार्मर्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास कोई सिक्योरिटी रखने के लिए नहीं है, उनको लोन नहीं मिल पाते हैं। या कुछ लोगों को जिनको लोन मिल जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि
ड्यूरिंग इलेक्शंस जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज वादे कर देती हैं कि भी हम लोन माफ कर देंगे, इस चक्कर में काफी सारे लोन रिकवर हो नहीं पाते हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन द रूरल बैंकिंग। तो रूरल बैंकिंग की ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें कि भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अभी मैंने एक प्रॉब्लम क्या बोली, रूरल क्रेडिट के विलेज एरियाज में उधार कैसे दिया जाए। दो सोर्सेज मैंने बोले, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब हम बात कर रहे हैं रूरल मार्केटिंग की। आपने कहा सर रूरल मार्केटिंग से क्या मतलब है? रूरल मार्केटिंग का मतलब है जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी फसल, जब फसल को काट लिया जाएगा तो उसको ग्रेड करना, उसको स्टोर करना, उसको पैक करना, लेबल करना और उसको बेचना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सब किस में आ जाएगा आपका? रूरल मार्केटिंग में। तो इसमें क्या आएगा? गैदरिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स इन द रूरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग भी एक चैलेंज है। तो रूरल मार्केटिंग के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी एस्टेब्लिश की जा रही हैं, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टेब्लिश की जा रही हैं जो बेचने में हेल्प करेंगी। जैसे फार्मर्स ने प्रोडक्शन तो अलग अलग किया, पर एक सोसाइटी बनाकर उस सोसाइटी को हैंड ओवर किया, फिर वो सोसाइटी उसको ग्रेड करेगी, पैक करेगी, लेबल लगाएगी, बेचेगी, और उसमें जो मुनाफा होगा सारे फार्मर्स में प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं। स्टेट इंटरवेंशन की जरूरत है। क्यों गवर्नमेंट को दखल देना चाहिए मार्केटिंग में? क्योंकि डिस्ट्रेस सेल होती है। पुराने टाइम में तो क्या था, जो जमींदार थे, सेठ साहूकार, उन लोगों से, जिन लोगों ने उनको लोन दे रखा होता था फार्मर से, वो उनसे खुद ही खरीद लेते थे बहुत सस्ते रेट पे। तो उस चीज को हटाया जाए, अवॉइड किया जाए। मोर ओवर उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। किनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो जब उनको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो सस्ते रेट पर उनको बेचने पर मजबूर किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये मेजर्स लिए, रेगुलेटेड मार्केट बनाई है, मंडियां बोलते हैं इनको, जैसे अनाज मंडी हो गई, सब्जी मंडी हो गई। तो वहां पे एक मार्केटिंग कमेटी बनाई जाती है जो कि देखती है कि उनका रेट जो डिसाइड हो रहा है वो थ्रू डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड हो रहा है। मोरओवर प्रोविजन ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, रोड प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, गोडाउन्स प्रोवाइड कर रही है जहां पर वो अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। मोरओवर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, उस पर काफी गवर्नमेंट जो जोर देती है इस चीज पे। एंड इसके अलावा एमएसपी, गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से उनका जो अनाज है या जो भी फसल है उसको थोड़ा महंगे रेट पे खरीदती है, सपोर्ट प्राइस। अगर मार्केट रेट में उनका जो क्रॉप का रेट बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है तो गवर्नमेंट सपोर्ट देने के लिए महंगा खरीदती है, एमएसपी। बफर स्टॉक क्रिएट करती है और उस बफर स्टॉक को पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर गरीब लोगों में बहुत सस्ते रेट में बांट भी देती है। तो ये भी गवर्नमेंट जो है, ये भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है फॉर द हेल्प ऑफ द फार्मर्स। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स। ऑल्टरनेट मार्केटिंग में डायरेक्ट सेल की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं जिसमें जो फार्मर है वो खुद सामान बेच रहा है वहां पे, इसको डायरेक्ट सेल बोलते हैं। तो कई सारे एरियाज में, जैसे अपनी मंडी है आपका पंजाब और हरियाणा राजस्थान में, बिग बाजार वगैरह है। द स्टेट ऑफ पुणे ने लॉन्च किया है आपका हेल्पर मंडी। देन आपका आंध्र प्रदेश में है आपका रायटू बाजार। देन तमिलनाडु में है उजावर सैंडी। तो डिफरेंट अलग अलग एरियाज में ये जो एक ऑल्टरनेट मार्केटिंग सिस्टम है जिसके अंदर जो फार्मर है वो अपना सामान डायरेक्ट बेच रहा है। तो ये भी एक रे ऑफ होप कह सकते हैं कि जिसके अंदर मीडिएटर के जो कमीशंस हैं वो बच जाएंगे और उसको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा फार्मर को। देन अब हम बात करते हैं एमर्जिंग चैलेंजेस, टॉक अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। केवल गेहूं चावल उगाना ही एग्रीकल्चर नहीं है, एलाइड एक्टिविटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन इन द एग्रीकल्चर। तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, एनिमल ब्रीडिंग कराई जाती है, जैसे पोल्ट्री फार्म्स हो गए। देन आपका इसके अलावा प्लांट नर्सरीज हो गई, आपका जैसे गोट या शीप वगैरह, इनको कैटल वगैरह, इनको आप केयर कर रहे हो, ब्रीडिंग करा रहे हो और इसके थ्रू आप अर्निंग कर रहे हो। देन इसके अलावा अच्छा, इसी अंदर एक पॉइंट आया ऑपरेशन फ्लड, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्कीम लॉन्च की, जिसके अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन है आफ्टर इंडिपेंडेंस नियर बाय 10 टाइम्स बढ़ गया है। तो दैट इज ड्यू टू द लॉन्च ऑफ द पर्टिकुलर ऑपरेशन बाय द गवर्नमेंट कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड। तो ये लॉन्च हुआ 1966 में। डन। नेक्स्ट अगला है फिशरीज। इसको ब्लू रिवॉल्यूशन बोला गया। जो कोस्टल एरियाज हैं जैसे तमिलनाडु हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, आपका
महाराष्ट्र हो गया, तो जो कोस्टल एरियाज जो उनके हैं वहां पर इस चीज को प्रमोट किया गया है, लोन, इजी लोन प्रोवाइड किए गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फिश का प्रोडक्शन जब बात की गई इसमें, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ब्लू रिवॉल्यूशन। देन इज आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को गोल्डन रिवॉल्यूशन बोला गया, जिसके अंदर किसानों को मोटिवेट किया गया, प्रमोट किया गया कि वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स का प्रोडक्शन करें, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड गोल्डन रिवॉल्यूशन। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है आपका कि आप इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और आपका फर्टिलाइजर्स का यूज ना करके, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ना करके, आप एनिमल डंग के थ्रू जो आपका उसके अंदर आप जो अर्थवॉर्म्स को उसके अंदर छोड़ते हैं जिससे कि वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर यूज करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। देन आपका जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की बजाय जो नीम का पेड़ होता है उसका ऑयल निकाल के उसको प्लांट्स के ऊपर छिड़कना, जिससे कि आपका वो एक बायोपेस्ट का काम करेगा, तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड पार्ट ऑफ व्हाट, क्या बोलेंगे हम इसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसके फायदे क्या होंगे? फायदे होंगे कि भी आप नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है, नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उनका यूज नहीं कर रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। मोर ओवर एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इससे आपका खाना ज्यादा हेल्थियर होगा, ज्यादा टेस्टियर होगा। और मोर ओवर आपका जो लैंड की फर्टिलिटी है वो डाउन नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने कहा फिर इसमें कुछ कमियां भी होंगी, बिल्कुल कमी है। इसके थ्रू आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं होता, लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो काफी कॉस्टली हैं। ठीक है, तो मैंने होप सो आप लोगों के साथ ये पूरा चैप्टर डिस्कस किया है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों की नॉलेज को एनरिच करेगा, आप लोगों के एग्जाम्स में हेल्प करेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।